सभी लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल लेट्स रीड में आप लोगों का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संख्याओं के विभेद के अंतर्गत कुछ विशेष संख्याओं के बारे में पढ़ा। लास्ट कक्षा में हम लोगों ने परफेक्ट नंबर और परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं आदि के बारे में चर्चा किया। आज का हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं मतलब रियल नंबर्स। ये संख्याएं क्या हैं, इनकी परिभाषा क्या है। इसके अंतर्गत आप समझ सकते हैं वे संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक हो। ध्यान रखना है, अगर किसी संख्या का वर्ग कर दिया जाए और उसका मान धन में यानी प्लस में आ जाए तो निश्चित रूप से वे वास्तविक होंगी, यानी उन संख्याओं को हम लोग वास्तविक संख्याएं कहेंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि अभी तक हम लोगों ने जितनी भी संख्याएं पढ़ी है, अब तक जितना भी संख्याएं हम लोग पढ़ चुके हैं, वो सब की सब संख्याएं वास्तविक के अंतर्गत आती हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं प्लस माइनस 2 का होल स्क्वायर कर दूं, चाहे प्लस 2 का वर्ग करूं, चाहे -2 का वर्ग करूं, वो दोनों स्थितियों में +4 ही आना है। यहाँ मैंने एक और संख्या लिया है करणी में 6 यानी √6। √6 का अगर वर्ग कर दें तो ये भी प्लस में ही आना है 6। एक संख्या और मैंने लिया है 1.1 का होल स्क्वायर। अगर इसका भी पूर्ण वर्ग करेंगे तो 1.21 आएगा, लेकिन प्लस में ही आएगा। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जिनका वर्ग धनात्मक हो वे वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी, रियल नंबर्स कहलाएंगे। यहाँ पर मैंने वही चीज़ बता दिया है आपको कि अब तक पढ़ी गई सभी संख्याएं वास्तविक हैं, यानी जो मैंने अभी आपको पिछले 10 वीडियो में पढ़ाया हुआ है वो सब की सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं होंगी। अब जब जितना हम लोगों ने पढ़ लिया है वो सब वास्तविक संख्याएं हैं, तो फिर अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं क्या होंगी, तो उसकी परिभाषा भी हम लोग यहीं से निकाल सकते हैं। ये लाइन आपको बता रही है कि वास्तविक क्या है, तो निश्चित रूप से यहीं से हम लोग अवास्तविक की तरफ भी जा सकते हैं। तो अगली जो हमारा संख्याओं के विभेद में मिलेगा पॉइंट है, वो है आपका अवास्तविक संख्याएं। अवास्तविक संख्याएं, चाहे अवास्तविक संख्याएं कहिए या काल्पनिक संख्याएं कहिए। इमेजिनरी नंबर्स। अब इमेजिनरी नंबर्स को व्यक्त करने के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है आयोटा, IOTA, आयोटा, और इसको स्मॉल आई से व्यक्त करते हैं। आयोटा को स्मॉल आई से व्यक्त करेंगे। इस स्मॉल आई की वैल्यू जो होती है वो √-1 होती है, √-1, या आप इसके विपरीत भी कह सकते हैं, √-1 की बराबर आई हो जाता है। तो अगर मैं अवास्तविक संख्याओं की परिभाषा की बात करूं तो कहूँगा वे संख्याएं जिनका वर्ग ऋणात्मक हो। अभी आप समझिए, पिछले वाले जो टॉपिक था यानी कि वास्तविक संख्या में हम लोगों ने लिखा था वर्ग धनात्मक होना चाहिए, तो यहाँ पर जस्ट विपरीत वर्ग ऋणात्मक होना चाहिए। अगर वर्ग दी गई संख्याओं का वर्ग ऋणात्मक है तो वे संख्याएं काल्पनिक होंगी। इसके लिए उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल नंबर जो होगा, उत्तरदायी संख्या की बात करें तो √-1 होगा। इस √-1 का अगर हम लोग वर्ग भी कर दें तो निश्चित रूप से केवल करणी हट जाएगी, ये करणी इसका हटेगा, और अंत में हमको निश्चित रूप से -1 मिल जाएगा।
-1 मिल जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नंबर है। किसी भी अवास्तविक या काल्पनिक संख्या के लिए रिस्पॉन्सिबल नंबर जो है या रिस्पॉन्सिबल संख्या जो है वो √-1 होती है। इसी के आधार पर हम निर्धारित करते हैं कि ये वास्तविक है या अवास्तविक है। तो अवास्तविक, अगर ये चीज़ आ जा रहा है तो आप अवास्तविक कह सकते हैं। अब इसमें आयोटा को हमने यहाँ बताया हुआ है कि जिसे इसी √-1 को आयोटा आप कहते हैं। तो √-1 बराबर आई, √-1 का अगर स्क्वायर कर देंगे तो इसका मतलब ये दोनों पक्षों का वर्ग हो रहा है, आई स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर मतलब ये करड़ी हट जाएगी तो आई स्क्वायर बराबर 1 मिल जाएगा, ये 1 मिल जाएगा। अगर मैं और आगे बढ़ाऊँ, आई क्यूब अगर कर दूँ, आई क्यूब करेंगे तो आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे आई क्यूब को। तो निश्चित रूप से ये, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ जैसे मैं आपको दिखा दूँ, अगर हमने i⁻3 लिया हुआ है तो मैं इसको i⁻2 गुणे आई लिख सकता हूँ। तो निश्चित रूप से i⁻2 का मान -1 हम लोगों लिया है और आई गुणे कर दिया, तो इन दोनों को अगर -1 का आई में गुणा करेंगे तो -i आ जाएगा। तो इसका यह मतलब हुआ कि हम कह सकते हैं कि यहाँ जो वैल्यू आ रही है आपके आई क्यूब की वो -i आ जाएगी। अगर मैं एक बार और आगे बढ़ा दूँ, i4 कर दूँ, अगर मैं i4 इसको कर दूँ तो आप फिर यहाँ देख सकते हैं, अगर मैं इसको i⁴ कर दूँ तो मैं लिख सकता हूँ आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर ये भी -1 हो गया, इंटू ये भी -1 हो गया। अब -1 का गुणा करेंगे तो +1 हो जाएगा, मतलब आप कह सकते हैं 1। तो i⁴ की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। इसलिए ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको याद रखने होंगे अवास्तविक संख्याओं के लिए। जैसे √1 को आई लिखेंगे, आई स्क्वायर को -1 लिखेंगे, आई क्यूब को -i लिख सकते हैं और i⁴ को 1 लिखेंगे। ये आपको 4 वैल्यू याद रखने हैं। √i को क्या लिखा जाएगा, मतलब √1 को क्या लिखा जाएगा, आई स्क्वायर को क्या लिखा जाएगा, आई क्यूब को क्या लिखा जाएगा, i⁴ को क्या लिखा जाएगा। तो ये चीज़ें आपको अवास्तविक संख्याओं में याद रखनी है। आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं। √-1 बराबर आई होता है तो दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आई स्क्वायर बराबर -1 हो जाएगा। अगर फिर मैं आई क्यूब कर दूं तो निश्चित रूप से आई स्क्वायर इंटू आई लिखेंगे, तो आई स्क्वायर की वैल्यू -1 हो गई, तो आई का गुणा कर देंगे तो -i हो जाएगा। i⁴ की वैल्यू 2 बार आई स्क्वायर आएगा, 2 बार -1 का गुणा हो जाएगा तो +1 हो जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखें। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अवास्तविक संख्याओं से कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ प्लस माइनस या गुणा करके इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ मैंने एक क्वेश्चन में 2 पॉइंट्स लिए हुए हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1, इसमें एक पार्ट में मैंने दिया i⁴, i⁴ प्लस i⁴ और दूसरे क्वेश्चन में दिया i⁴ i⁴ और i⁴, ये मैंने दिया हुआ है। अगर मैं पहले का सालों देखूं, यहाँ मैं आपको सालों बता रहा हूँ, बाद में मैं बताऊँगा। आप एक ही लाइन में उसको क्वेश्चन को देखकर थोड़ा सा दिमाग पर अगर जोर डालेंगे तो आसानी से डायरेक्ट कर सकते हैं, इतना हल करने की ज़रूरत नहीं होगी। फिलहाल आपको समझाने के लिए मुझे इतना करना पड़ रहा है। तो i⁴ की वैल्यू तो हमको पता है, हम लोगों ने याद कर रखा है, ये 1 होगी। i⁴ को हम चाहें घातांक के नियम से i⁴ होल पावर 2 लिख सकते हैं।
तो i पावर 4 होल पावर 2 हो जाएगा, तब ये 4 दूना 8 हो गया। इसी तरीके से i पावर 12 को हम लोग i पावर 4 होल पावर 3 लिख सकते हैं, तो 4 तें 12 हो गया। तो ये मैंने तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि हमको जो वैल्यू याद है वो i का याद है, आई स्क्वायर का याद है, आई क्यूब का याद है और i पावर 4 का याद है। इतनी वैल्यू हमको याद है, इसलिए हमने इसको तोड़ दिया और कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम यानी i पावर 4 में उसको तोड़ पाएं। अब यहाँ पर देखिए ये 1 हो गया, ये i पावर 4 की वैल्यू 1 किया तो स्क्वायर हो गया, i पावर 4 की वैल्यू 1 किया तो क्यूब। अब 1 का चाहे जितनी बार घात कर दीजिए 1 ही आना है, तो तीनों को जोड़ दीजिए, आपको इसकी वैल्यू हो जाएगी 3। दूसरे को भी मैं वैसे ही करने जा रहा हूँ, देख सकते हैं आप, i पावर 10 है। अब i पावर 10 है, 4 के गुणांक में नहीं है, तो जहाँ तक 4 के गुणांक में जा सकते हैं वहाँ तक जाइए। तो मैंने i पावर 10 को i पावर 4 होल पावर 2 किया तो 4 दूना 8 ही हो गया, और एक i स्क्वायर यहाँ रख दिया, ताकि 4 दूना 8 और 2 10, ये 10 कंप्लीट हो जाए। आप इन सारे घातों को जोड़ेंगे तो 10 कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से मैंने i पावर 20 को कर दिया, i पावर 4 होल पावर 5 कर देंगे तो 5 चौक 20 करके हमारा ये 20 का घात कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरीके से हमने i पावर 50 को किया तो i पावर 4 होल पावर 12 किया तो 12 चौक 48 यहाँ से हो गया। अभी i पावर 2 बाकी है तो यहाँ लिख दिया मैंने। अगर मैं इस पूरे घात को जोड़ दूँ तो ये 50 वाला भी घात कंप्लीट हो जाएगा। अब फायदा क्या होने जा रहा है, ये आई स्क्वायर यानी एक स्क्वायर, आई पावर 4 होल स्क्वायर है तो एक का स्क्वायर हो गया। आई स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं, याद है हम लोगों को, -1 होता है, प्लस लगा दिया। ये इसका वैल्यू भी एक है, घात पावर 5 लग दिया। यहाँ आई पावर 4 पावर 12 है तो इसका भी वैल्यू एक हो जाएगा, और ये आई स्क्वायर का -1 हो गया। तो 1 के घात कुछ भी रहेगा उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये भी 1 हो गया, माइनस में गुणा करेंगे -1 हो जाएगा। ये आई पावर 5 है तो ये 1 आ जाएगा, या आई पावर 12 का 1 होगा और -1 में गुणा करेंगे तो पूरा 1 हो जाएगा। ये 1 से +1 और -1 कैंसिल हो गया और ये -1 बचा रह जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं, जैसे इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको इजी वे से अगर हमको हल करना है तो दिमाग में केवल ध्यान रखिए कि 4 से जितना भी कट रहा है उतना काट के ख़त्म कर दीजिए, केवल जो शेष बचा है उसी पर ध्यान रखिए। जैसे मैं इन दोनों क्वेश्चनों को यहाँ हल करके बताने का प्रयास कर रहा हूँ, जरा समझिएगा। जैसे लिखा हुआ था i पावर 4 और फिर प्लस है i पावर 8, फिर प्लस है i पावर 12, ये लिखा हुआ। अब मैंने कहा इसको सबको 4 के घात में तोड़ सकते हैं, तो निश्चित रूप से ये 4 के गुणांक में है तो इसका 1 हो जाएगा, दिमाग में रखे रहना है। इसका 4 दूना 8 ये भी कट रहा है, इसका भी 1 होगा। ये 4 तें 12 ये भी कट रहा है, इसका भी 1 होगा, और प्लस बीच में रहा तो बस प्लस लगा दिया, तो निश्चित रूप से ये 3 हो जाएगा। ये 3 आपका आंसर बन जाएगा, इसमें कोई बहुत दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी तरीके से जैसे अभी एक क्वेश्चन आगे मैंने ये भी दिया था, ये आपका है i पावर 10 और फिर प्लस i पावर 20, फिर है प्लस i पावर 50। ये तो मैं चलता हूँ 4 के गुणांक 4 से भाग देने का प्रयास करता हूँ इसको, तो 4 दूना 8, 8 तक तो ख़त्म हो गया, बचा क्या होगा, i के घात 2 बचा होगा, तो i के घात 2 लिख दिया मैंने। ये 20 है, 4 के लिए पूरा का पूरा कट गया तो केवल 1 हो जाएगा, जहाँ पूरा कट जाए 1 बच जाएगा। ये 12 चौक 48 तक पहुँच गए, i पावर 2 बचा हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ये +1 है ही, और ये भी -1, तो ये +1 और -1 कैंसिल, यानी आंसर -1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में डायरेक्ट हल कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसी क्रम में एक क्वेश्चन और मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ज़रा देखिएगा। मुझे लगता है आप इसको आसानी से कर सकते हैं, दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ रखा हुआ है। आप देखिए i पावर 10
आई पावर 100 आई पावर 200, ये इंटू करके दिया गया है। तो यहाँ मैं डायरेक्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, यहाँ से मैं आपको यहाँ ले जाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए ज़रा, 4 दूना 8 तक तो ख़त्म हो गया, आई घात 2 बचा होगा, तो 1 लिख दिया मैंने, क्योंकि बाकी तो ख़त्म हो जाएगा। आई घात 2 यानी -1 यहाँ से मिलेगा, गुणा गुणा है सब। यहाँ आई पावर 100 है तो 4 से तो पूरा पूरा कट जाएगा, तो केवल 1 आना चाहिए। और ये आई पावर 200 है तो ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी 1 आना चाहिए। केवल आपको ये वाला माइनस मिलाया है, बाकी गुणा होने के कारण कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 का चाहे जितनी बार गुणा कर लीजिए 1 ही आना है। तो आसानी से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इतना काम करना नहीं पड़ेगा। यहाँ भी आप देखिए, जैसे मैंने 4 से काट दिया, 1 बचा है तो केवल आई बचेगा। यहाँ पर 25 है, 24 तक कट गया, 1 बचा, केवल आई यहाँ भी बचा होगा। 50 है तो 48 तक कट गया होगा, 2 घात बचा होगा। और इन दोनों का 1 तो ये भी 2 घात हो गया, 2 घात इसका, 2 घात इन दोनों का, तो 4 घात हो गया। और 4 घात की वैल्यू हमको पता है कितना होता है, 1 होता है। तो बड़े आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीधे परीक्षा में पूछे गए हैं। डायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या होगी तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आई पावर 6 है, आई पावर 6 मतलब 4 खत्म, आई घात 2 बचा। 2 का मतलब क्या होता है, 2 का मतलब -1 होता है। आई पावर 100, आई पावर 100 अभी हम लोगों ने डिसाइड किया था, क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। आई पावर 40, ये भी 4 से कैंसिल हो रहा है, 40, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा। ये भी 4 से पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, ये भी 1 हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं परीक्षाओं में, आपको ध्यान रखना है। तो इस तरीके से आपने पढ़ा वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्या जितना हमने अभी इस अवास्तविक से पहले पढ़ा था सब हैं, तो उनके जो गुण हैं, जो उनकी प्रक्रियाएं हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पहले से ही चर्चा कर रखा है, इसलिए दिक्कत नहीं है आपको। और अवास्तविक एक अलग संख्या मिली जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा किया कि उसको स्मॉल आई से व्यक्त किया जाएगा। स्मॉल आई की वैल्यू √-1 होती है और उसको आयोटा कहा जाता है। कभी कभी तो ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि आयोटा मीन्स क्या, तो आयोटा मीन्स √-1 कह सकते हैं आप। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। सम्मिश्र संख्याएं यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, जब हम वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रकार की संख्याओं को मिलाकर एक विशेष संख्या बनाएं। वास्तविक और अवास्तविक दोनों प्रकार की संख्या को मिलाकर एक विशेष संख्या बनाई जाए तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या कहते हैं। मतलब सम्मिश्र संख्या में वास्तविक संख्या भी होगा और काल्पनिक संख्या भी होगी। इसको प्रायः जो व्यक्त किया जाता है a+-ib से। ये देखिए मैंने बताया था अवास्तविक के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, आई है। तो निश्चित रूप से a जो पार्ट है ये अलग हो गया, प्लस या माइनस कुछ भी चिन्ह हो सकता है, और ये आई लग गया, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो काल्पनिक पार्ट होगा। इसलिए मैंने यहाँ आपको दर्शाया भी है कि ए वाला जो पार्ट है वास्तविक है और बी वाला जो पार्ट है ये पूरा पार्ट ये काल्पनिक पार्ट है। तो ऐसा अगर कोई निकाय बनाया जाए जिसमें वास्तविक और अवास्तविक दोनों संख्याएं हों तो उसको हम लोग सम्मिश्र संख्याएं कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है 4 + 11i। अब आई को चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। इसमें 4 जो है वो वास्तविक पार्ट है और 11 जो है यानी 11 वो काल्पनिक पार्ट है। इसका प्रयोग हम लोग जब बीजगणित पढ़ेंगे तो आएगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया है। ये अपने आप में काफ़ी बड़ा चैप्टर होता है, इसको बड़ी परीक्षाओं के लिए ज़्यादा इसका प्रयोग होता है।
हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खास नहीं, एक दो क्वेश्चन में कहीं मिलना है, इसलिए मैंने आपको इसको बता दिया है। और वो जो क्वेश्चन आएगा उसमें, उस क्वेश्चन में हमको तुलना करना है, इसलिए ऐसा कुछ मैंने थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दिया। तो आज का हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ टॉपिक क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए। थैंक यू।